आई रिमेम्बर हमारी बैठ के इस बारे में डिस्कशन भी हुई है कि ट्रोलिंग होगी, मीम्स बनेंगे 100% और गालियां पड़ेंगी। तो ट्रू। क्योंकि जैसे शो के साथ जब आपका नाम जुड़ता है तो, और इन्फेक्शन ऐसी थी कि मुझे ऑलमोस्ट हफ्ता भर लेंसेज लगाना मना था। तो आई रिमेम्बर, मतलब मेरे आंखों का पावर इतना है कि अभी मैं जहाँ बैठी हूँ और कैमरा जहाँ है मुझे इतना डिस्टेंस भी नहीं दिखता है। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। और मुझे जो कैरेक्टर भी मिला, बहुत बड़ा चैलेंज था। अभी तक के मेरे एक्टिंग करियर का आई वुड से सबसे बड़ा चैलेंज था एक्सेप्टिंग नियति। देखिए एकता मैम ना, शी हैज द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट। यूर एन इन्फ्लुएंसर डज नॉट मेक यू एन एक्टर। एक्टर के टैलेंट की परख उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जो ये करते हैं बहुत गलत करते हैं। मोस्ट ऑफ द टीम भाग्य लक्ष्मी की टीम थी। सो फॉर मी इट फेल्ट लाइक गोइंग बैक होम। मेरे डायरेक्टर सेम थे, क्रिएटिव सेम थी, बिकॉज अंश की जो फेस वैल्यू थी विच वॉज आकाशदीप, आकाशदीप को ही लेकर आना था। तो वो कंफ्यूजन भी नहीं था कि कोई और आएगा। आकाशदीप की जगह कोई और रियांश प्ले नहीं कर सकता था बिकॉज वो फेस वैल्यू थी, अंश की फेस वैल्यू। आपकी लाइफ का जो पहला शो होता है वो आपके दिल के बहुत करीब होता है। और इतने इंटेंस सीन के बीच में ना वो एक छोटा सा कॉमिक मोमेंट बन गया था, बिकॉज जैसे मैं आके अपनी लाइन लूं, जैसे ही शायद गमला उठाने जाए सबको हंसी आ जाए। कंपटीशन इस इंडस्ट्री में हमेशा से रहा है। अगर आप मना करेंगे तो आपके पीछे 10 लोग खड़े हैं ट्रू। आपकी जगह लेने के लिए। हाय, मैं हूँ परख मदान और आप देख रहे हैं मुझे बजूका पर। हाय, सबसे पहले स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हो आप? थैंक यू, मैं बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मैं सबसे पहले कैसा रिस्पॉन्स था? क्या जब आप गए, क्या कैसा कैसी फीलिंग्स थी? प्रेशर नहीं, बट हाँ, बहुत प्रिविलेज्ड फील हुआ मुझे जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, बिकॉज क्योंकि एक बहुत बड़ी लेगेसी है, आइकॉनिक शो है। ट्रू। तो क्योंकि जैसे शो के साथ जब आपका नाम जुड़ता है तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। और मुझे जो कैरेक्टर भी मिला, दैट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, टू प्ले द मदर ऑफ समबडी हु इज ओल्डर देन यू। ऐसा कभी किया नहीं था लाइफ ट्रू। में। सो हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अभी तक के मेरे एक्टिंग करियर का आई वुड से सबसे बड़ा चैलेंज था एक्सेप्टिंग नियति एंड देन पोर्ट्रेइंग इट विद कन्विक्शन। सो बट क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीम भाग्य लक्ष्मी की टीम थी, सो फॉर मी इट फेल्ट लाइक गोइंग बैक होम। मेरे डायरेक्टर सेम थे, क्रिएटिव सेम थी। तो दैट वाज वन पॉजिटिव फॉर मी, बिकॉज मुझे और किसी बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी। जो यूजुअल हैंगअप्स होते हैं किसी एक्टर को कि मैं इस एज का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो मेरा लुक कैसा होगा, मैं कैसी दिखूंगी, वो सब मेरे दिमाग में था ही नहीं। बिकॉज आई ट्रस्ट माई क्रिएटिव्स एंड द मेकर्स, ये उनका लुकआउट था। मुझे सिर्फ अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करना था और कन्विंसिंगली इस कैरेक्टर को प्ले करना था विदाउट लुकिंग कॉमिक। सो बहुत मजा आया मुझे, मेरे लिए बहुत फुलफिलिंग था प्लेइंग नियति। बट जब ये किरदार के लिए आपको ऑफर आया, जब आपको बताया गया होगा कि आपको इनके मदर का रोल करना है, सबसे पहला रिएक्शन क्या था? क्या आप खुद एक्सेप्ट कर रहे थे कि इतने मतलब ऑलरेडी वो एज में और फिर आपको मदर का रोल करना है, बहुत सारी चीजें होगी, क्या वो चीजें पॉसिबल हो पाएगी? क्या पहले ख्याल क्या था? देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ हफ्तों से बात चल रही थी इस कैरेक्टर को लेकर, और समवेयर इन माई हेड आई वॉज नॉट कन्विंस्ड कि इट विल वर्क आउट फॉर मी। मुझे नहीं लगा था कि मेरे लिए वर्कआउट होगा, किसी और के लिए होगा। आई थॉट समबडी एल्डर देन मी उनको कास्ट करेंगे। बट जब मुझे कॉल आया दैट यू हैव बीन फाइनलाइज्ड, और थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू लाई, इट वाज अ लिटिल शॉकिंग फॉर मी, बट देन I felt very grateful also that the makers are putting that kind of trust in me कि an actor like Parakh can play a character like Niyati. और ऐसा भी नहीं था कि रियांश की कास्टिंग होनी बाकी थी। रियांश वॉज ऑलरेडी कास्टेड बिकॉज अंश की जो फेस वैल्यू थी विच वॉज आकाशदीप, आकाशदीप को ही लेकर आना था। तो वो कंफ्यूजन भी नहीं था कि कोई और आएगा। सो आई फेल्ट वेरी वेरी ग्रेटफुल, और मुझे लगा कि मेरे कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी गई है। एंड आई वॉज वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। और बस उसके बाद दिल में वही जज्बा था कि अब इसको कन्विंसिंगली प्ले करना है, पोर्ट्रे करना है। बट उनके जो रियांश के जो किरदार को लेकर लोगों ने बहुत बैकलैश दिया, ऑफ उनके कोर्स। किरदार को नहीं पसंद किया गया क्योंकि लोगों ने ये कह दिया कि कहाँ से मतलब उनके वो बच्चे दिखते, बहुत सारी चीजें हुई, राइट। बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए। जब ये चीजें आप लोगों तक पहुंची या उन तक पहुंची, क्या रिएक्शन था? क्या कहना चाहोगे आप? देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग द फर्स्ट डे जिस दिन मैं आकाशदीप से मिली,
आई रिमेम्बर हमारी बैठ के इस बारे में डिस्कशन भी हुई है कि ट्रोलिंग होगी, मीम्स बनेंगे 100% और गालियां पड़ेंगी, बट आकाशदीप ऑल्सो लाइक मी इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। वो इन सब चीज़ों से अफेक्ट नहीं हुआ और ना ही उसने मुझे अफेक्ट होने दिया। ही वॉज सो कन्विंस्ड इन हिज हेड कि उसकी कन्विक्शन में मैं भी बह गई कि हम एक्टर्स हैं एंड वी हैव टू प्ले आवर कैरेक्टर्स विद कन्विक्शन। आकाशदीप की जगह कोई और रियांश प्ले नहीं कर सकता था बिकॉज वो फेस वैल्यू थी, अंश की फेस वैल्यू। लाइक आई टोल्ड यू, इट वाज अ चैलेंज और हमें पता था, वी वर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द ट्रोलिंग एंड द मीम्स दैट हैपेंड। हमने उसे खुद को अफेक्ट नहीं होने दिया। दैट इज द ओनली थिंग, दैट वाज आवर ओनली अप्रोच टू इट कि ये सिर्फ नॉइज है, फॉर सम टाइम इट विल डाई डाउन एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। कुछ टाइम के बाद True. मदर सन डुओ की तारीफ होने लग गई और वो ट्रोलिंग लोग भूल गए। सो आई थिंक वी वर सक्सेसफुल इन दैट डिपार्टमेंट। बट अगर हम बात करें ऑफ कोर्स क्योंकि को बहुत ज्यादा प्यार दिया गया, बीच में अच्छे खासी टीआरपी भी थी, एक ऐसा वक्त आया कि टीआरपी में भी वो थोड़े कम हो गए, नीचे आ गए। जी। एज एन एक्टर और एज एन सारी चीजें, आप ऑडियंस को भी देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो, आपको क्या लगता है वो टीआरपी के कम होने का क्या रीजन हो सकता है? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। मतलब शो के बाहर के फैक्टर्स भी हो सकते हैं और शो स्टोरी से रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आई थिंक अमर's एब्सेंस फ्रॉम द शो, उसकी वजह से थोड़े ऑडियंसेस अफेक्ट हुए हैं कि मिहिर बहुत महीनों से उन्हें दिख नहीं रहे, बिकॉज ऑब्वियसली ऑडियंसेस देखना चाहते हैं तुलसी और मिहिर को एक साथ। सो आई थिंक दैट वाज वन फैक्टर। आईपीएल था, प्लस स्टोरी में ट्रैक में चेंजेस थे। तो लाइक आई टोल्ड यू, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। एग्जैक्ट रीजंस आपको कभी भी नहीं पता चलते, यू कैन ओनली गेस। और बट फॉर अस एज एक्टर्स, फॉर्चुनेटली हम इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होते, मेकर्स इन चीज़ों से अफेक्ट होते हैं। उसका प्रेशर मेकर्स पे और चैनल पे आता है। वी एज एक्टर्स डोंट गेट अफेक्टेड बाय इट। हमारे सेट के माहौल पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, हम पूरी शिद्दत से अपना काम करते जाते हैं। बट हाँ, आई थिंक ये एक आध एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शायद टीआरपी पे असर पड़ा। यस, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आपने सोनी बोला? किस पे? नहीं, नहीं नहीं, स्टोरी। अच्छा, स्टोरी आई हर्ड सोनी, स्टोरी इसलिए। स्टोरी ओके, वेल चलिए, साथ ही साथ आपने इतने किरदार निभाए, बहुत प्यारे प्यारे, इवन सारे हिट शोज में। तो सबसे पहले अगर मैं आपके किरदार की बात करूं, कौन सा ऐसा किरदार है जो आज भी आपके दिल के बहुत करीब है और आप चाहोगे कि मैं दोबारा उसमें जाके वही किरदार जीऊं? देखिए ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली, एक नहीं दो हैं। आप कितने भी बता सकते हैं। एक तो आपकी लाइफ का जो पहला शो होता है वो आपके दिल के बहुत करीब होता है। तो मेरे लिए भी मेरे लाइफ का जो पहला शो था, मेरा पहला लीड था साथी रे, वो मेरे दिल के बहुत करीब है शो। और बहुत सारे शोज रीमेक होते हैं, आते हैं, कहीं ना कहीं दिल में वो है कि आई विश ये भी कभी रीमेक हो, दोबारा आए, दोबारा बने। तो एक वो कैरेक्टर है सुमन का कैरेक्टर जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और उसके अलावा मैंने एक कॉप का कैरेक्टर प्ले किया था। मेरा सेकंड शो था मोनिका मोंगरे केस फाइल्स, मेरा सेकंड लीड था जो ज्यादा देर चल नहीं पाया, जी पे था। और वो कैरेक्टर भी मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज मुझे ना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले कैरेक्टर्स प्ले करना बहुत पसंद है। सो प्लेइंग अ कॉप इज समथिंग दैट आई लव टू डू। और कैरेक्टर जितना फिजिकली एक्टिव होता है मुझे वो करने में उतना ज्यादा मजा आता है। सो दीज टू कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी स्पेशल टू मी। वेल यू नो, साथ ही साथ अगर मैं आपके एक्सपीरियंस की बात करूं, बड़े अच्छे लगते हैं, कुंडली, भाग्य, बहुत सारी चीजें हुई है, बट ऐसा कोई सेट की बीटीएस या मेमोरीज जो आज आप शेयर करना चाहो, जो आज भी आप सोचते हो तो वो स्माइल आ जाती है या वो खुशी हो जाती है, तो वो बिचवा? देखिए हर शो पे कोई ना कोई ऐसा तो मौका हो ही जाता है, कुछ मेमोरीज ऐसी बनी जाती हैं। एक शो पे मुझे याद है, आई थिंक ये मेरा पहला ही शो था, मैं चश्मा लगाती हूँ, मुझे दूर का पावर है और काफी हाई पावर है मेरा। तो मेरे आंख में कुछ इन्फेक्शन हो गई थी जिसकी वजह से मैं लेंसेज नहीं लगा पा रही थी और मेरा कैरेक्टर चश्मा नहीं लगाता था, तो मैं चश्मा लगा के शूट कर नहीं सकती थी। बट बिना लेंसेज के मुझे कुछ दिखता नहीं है और इन्फेक्शन ऐसी थी कि मुझे ऑलमोस्ट हफ्ता भर लेंसेज लगाना मना था। तो आई रिमेम्बर, मतलब मेरे आंखों का पावर इतना है कि अभी मैं जहाँ बैठी हूँ और कैमरा जहाँ है मुझे इतना डिस्टेंस भी नहीं दिखता है। इट वॉज दैट डिफिकल्ट। तो सुमन
साड़ियाँ पहनती थी, तब तक उसकी शादी हो गई थी शो में। आई रिमेम्बर मेरा चश्मा यहाँ अपने पेटीकोट में लगा के रखती थी, जैसे ही कट होता था मैं वापस चश्मा लगाती थी देखने के लिए कि मैं सही अपने मार्क में पहुंची हूँ या नहीं पहुंची हूँ, बिकॉज अगर मैं 4 कदम भी चल के आ रही हूँ और कैमरा पर्टिकुलर जगह पे है तो मुझे तो अपने मार्क पे आना ही है ना, पर मुझे वहां से अपना मार्क ही नहीं दिखता था, मैं कैसे अपने मार्क पे आऊँ। तो मैं पहले मार्क बनाती थी, सर कट करते थे, मैं चश्मा निकाल के देखती थी मैं मार्क पे हूँ या नहीं, फिर वापस चश्मा लगाती थी। सो ये तो, और सबने इतना कोऑपरेट किया मेरे साथ बिकॉज इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, राइट। ट्रू। सो हाँ, ये एक बहुत ही फनी और क्यूट मेमोरी थी साथी के टाइम की। और अगेन लाइक आई सेड, हर शो पे ऐसे छोटे छोटे कुछ ना कुछ मौके, कुछ ना कुछ वाक्य होते ही रहते हैं। अगर फिल्म की कोई बेस्ट मेमोरीज आप शेयर करना चाहो? फिल्म में मैंने एक तो फिल्म ही बहुत कम की है, यस। दीप्ति है, कबीर सिंह है। कबीर सिंह में एक सीन था मेरा शाहिद और कियारा के साथ, यस। द गमले वाला सीन, जहाँ पे शाहिद और कियारा के बीच में बहुत इंटेंस कॉन्वर्सेशन चल रही है और उस बीच में मैं आती हूँ और कियारा को घर के अंदर बुलाती हूँ कि ये हमारे डैड को बुरा भला बोल रहा है, अंदर चलो। इतना इंटेंस सीन था उन दोनों के बीच में, और मैं जैसे ही आती हूँ वैसे ही शाहिद गमला उठाता है मेरे ऊपर फेंकने के लिए। अब इतने इंटेंस सीन के बीच में ना वो एक छोटा सा कॉमिक मोमेंट बन गया था, बिकॉज जैसे ही मैं आके अपनी लाइन लूं, जैसे ही शायद गमला उठाने जाए सबको हंसी आ जाए और बार बार कट हो जाए। तो ये बहुत क्यूट मोमेंट था कबीर सिंह पे, एंड आई थिंक आप वो वैसे ही ट्रांसलेट हुआ, छपा भी बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि अगर आप देखें वो मूवी, आप अगर देखेंगे तो वो सीन उस नजरिए से देखेगा कि इतने इंटेंस सीन के बीच में एक लड़की आती है, उनका कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट करती है और शायद सीधा गमला उठाता है उसको मारने के लिए। सो या, दैट वाज वन वेरी क्यूट बट मेमोरी। अगर ऐसी बात करें तो कभी ऐसी नॉर्मल मुलाकात हुई थी तो क्या बातचीत हुई या कैसे, अगर कुछ शेयर करना चाहो आप? कहाँ? शाहिद और क्यारा से? शाहिद थोड़ा सा रिजर्व्ड है, शाहिद बहुत फ्रेंडली नहीं है, कियारा बहुत फ्रेंडली है, और दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। सो शाहिद गोज इनटू डिटेल्स। शाहिद की स्क्रिप्ट अगर आप देखें तो उसकी स्क्रिप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं साइड पे। ही लाइक्स टू आस्क द डायरेक्टर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड गेट इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स। कियारा बिल्कुल ऑपोजिट है, कियारा इज कि डायरेक्टर जैसे बोलेंगे मैं वैसे करूंगी, शी गोज विद द फ्लो। तो दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, बट टुगेदर दे आर मैजिकल। मे बी दैट इज वाई, बिकॉज दे हैव सो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्किंग, वो जब साथ में आते हैं तो वो मैजिक क्रिएट होता है। तो शाहिद से ज्यादा बात नहीं हुई, शाहिद से जनरली सेट पे सिर्फ हाय हेलो हाउ आर यू और बाय होती थी, दैट्स इट। उसके अलावा सिर्फ काम, काम के बीच में ऑफ कोर्स वो गिव एंड टेक में आपको जो बात करनी पड़ती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इफ यू वांट कि आप अपना पिच ऊपर करो मैं नीचे करूं, जनरल डिस्कशंस। कियारा इज वेरी फ्रेंडली, वो तो उसके साथ बैठ के खाना भी खाना, गप्पे भी मारना, शी वाज लाइक दैट। सो सेट पे ऐसे, और ऐसा भी नहीं था कि शाहिद सिर्फ बाकियों के साथ वैसा था और कियारा के साथ अलग था, नहीं, वो जनरली ही वैसा है। ही इज अ लिटिल रिजर्व्ड, ही डजंट सबके साथ घुलता मिलता नहीं है वो। सो दैट्स जस्ट द वे दे आर। ओके। वेल, अभी हाल ही में हमने आपकी स्टोरी देखी थी जहां पर आपने डाला था, मतलब एक लिखा था कि आप क्यों नहीं सोशल मीडिया इतना ज्यादा यूज करते। आज उसका रीजन हमें भी जानना है, आप क्यों नहीं यूज करते? ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करती हूँ, इट्स जस्ट दैट मैं सोशल, बहुत कम। हाँ, इट्स जस्ट दैट मैं सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ पोर्ट्रे करना पसंद नहीं करती। देखिए, पर्सनल लाइफ को पर्सनल एक रीजन से कहा जाता है, इट्स कॉल्ड पर्सनल लाइफ फॉर अ रीजन, राइट। और हैविंग सेड दैट, जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे करते हैं, अप टू देम। मैं ऐसे लोगों को जज नहीं करती, बट इट्स नॉट फॉर मी, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। एज फार एज माई प्रोफेशन या करियर इज कंसर्न, जब मैं काम कर रही होती हूँ तब मैं रेगुलरली पोस्ट करती हूँ और इंटरेक्ट करती हूँ अपने फैंस से, बट जब मेरे पास वो फ्री टाइम होता है वो मैं अपने लिए रखना पसंद करती हूँ। और मेरे लिए एक्चुअली वो बाउंड्री ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रू। है। मेरे लिए 4 लोगों से लाइक्स पाना या 4 लोगों को कमेंट्स पाना या 4 लोगों से तालियां पाना, आई डोंट फाइंड माई वैलिडेशन इन दैट। उतना कॉन्फिडेंस मैं खुद में रखती हूँ कि मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। ऑडियंसेस से प्यार मिलता है, सराहना मिलती है, दैट इज एन एडेड एडवांटेज ऑफ दिस प्रोफेशन। बट उसके बेसिस पे अपनी आइडेंटिटी ढूंढना या अपनी वैलिडेशन ढूंढना, आई थिंक दैट इज अ वेरी अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग। तो मैं वो अवॉइड करती हूँ, इसीलिए मैं शायद उतनी एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे।
बट यू नो अगर जैसे भी आपने कहा, बट आजकल नंबर ऑफ गेम चल रहा है, ऑफ कोर्स। आपके जितने अच्छे नंबर है, इजी टू वे लोग उन्हें रियलिटी शो हो जाए या शोज हो जाए लोग ले लेते। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि एक्टर्स को जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जो रियल में एक्टिंग कर रहे हैं या बहुत सारी चीजें थिएटर कर रहे हैं, उनके लिए चीजें बहुत कम हो रही है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ गेम चल रहा है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको ले लिए जाते हैं। व्हाट डू हैव टू से, आपका इस पे क्या कहना बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा, और ये बहुत गलत चीज़ है जो होती है, नहीं होना चाहिए ऐसा। जस्ट बिकॉज यू आर एन इन्फ्लुएंसर डज नॉट मेक यू एन एक्टर। एक्टर के टैलेंट की परख उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और जो ये करते हैं बहुत गलत करते हैं। एंड बिलीव मी, एट द कोर ऑफ ऑल दिस इज टैलेंट। और अगर ऐसी वाली कास्टिंग होती है जहां आपके फॉलोअर्स देखकर आपको कास्ट करते हैं, वो आपके एंड प्रोडक्ट में दिखता है, और ऑडियंसेस बेवकूफ नहीं है, वो सब समझती है। सो ये भी एक ट्रेंड है विच विल फिजल आउट, विच विल डाई डाउन इवेंचुअली। जैसे मैंने अभी कहा, कोर पे हमेशा टैलेंट ही रहता है, और उस रैट रेस में घुसने का मेरा कभी ना कोई इरादा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे अपना खुद पे उतना कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। बट इस हिसाब से जो कास्टिंग्स होती हैं, पहले हमने सुना था कि सिर्फ एड्स में ऐसी कास्टिंग होती हैं, फिर सुना वर्टिकल्स में होती हैं, कई लोगों से सुना कि टेलीविजन में भी ऐसा होने लगा है। ये गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। है? बट इससे भी बड़ी एक चीज जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि आजकल टीवी से ज्यादा लोग वर्टिकल पे शिफ्ट हो रहे हैं, उसके पीछे आप क्या कहना चाहोगे? टू ईच देयर ओन। मैंने भी वो मीडियम ट्राई किया। हम्म। मुझे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं मिली उस मीडियम पे, ऑब्वियसली, बिकॉज 2 दिन या 3 दिन के समय में आपको एक पूरी स्टोरी निकालनी होती है, तो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन का स्कोप ही कहाँ बचता है। अब सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, बैठने की फुर्सत नहीं होती आपके पास। तो दैट मीडियम प्रॉबली इज नॉट फॉर मी, बट जो लोग करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज इट इज़ वेरी टायरिंग, इट इज़ वेरी ग्रूएलिंग। कई लोग मजबूरी की वजह से भी करते हैं। देखिए, अगर आपका घर चलता है, इफ योर लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन इट, True. you need to make money, and verticals is quick money. So जिसको जो सूट करे, मेरे को नहीं मजा आया वर्टिकल करके, दैट्स ऑल आई से। बट हाँ, वर्टिकल्स का ट्रेंड है, और अभी ये फिलहाल आई डोंट थिंक अगले 4-5 साल कहीं भी जाने वाला है। यस, एब्सोल्युटली। बट साथ ही साथ आजकल टीवी में भी टीआरपी का प्रेशर, एक्टर्स बदल दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जी। उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे, उस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि हाल ही में भी 2-3 बार ऐसी चीजें हुई है कि रातों रात एक्टर हम्म। चेंज कर दिए जा रहे हम्म। हैं, टीआरपी नहीं है तो शोज बंद कर दिए जा रहे हैं, 50 एपिसोड्स भी नहीं। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जहाँ तक रिप्लेसमेंट की बात है, ये तो सालों से होता आया है, इट्स नॉट न्यू, द शो ऑलवेज गोज ऑन। कंपटीशन इस इंडस्ट्री में हमेशा से रहा है। अगर आप मना करेंगे तो आपके पीछे 10 लोग खड़े हैं True. आपकी जगह लेने के लिए। सो कंपटीशन हमेशा से रहा है इस इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक शोज बंद करने की बात है, दैट इफ द शो इज नॉट डिलीवरिंग, शो बंद कर दो, हाँ, ये अब शुरू हो गया है, बिकॉज ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं अब, ऑडियंसेस हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो ऑडियंसेस को एंगेज्ड रखना बहुत मुश्किल हो गया है। उनको अगर कोई सीन पसंद नहीं आ रहा है, और उनको आप 2-3-4 मिनट के लिए भी एंगेज नहीं कर पाते हो, दे फ्लिप टू समथिंग एल्स। मीडियम्स इतने सारे हैं, ऑप्शंस इतने सारे हैं, तो ऑडियंसेस को एंगेज रखना मुश्किल हो जा रहा है। और उस मुश्किल की वजह से टीआरपीज, जो पहले 21-22 हुआ करती थी, वो अब पॉइंट्स में चलती हैं। दैट इज ओनली बिकॉज ऑडियंस इतनी फ्रैगमेंट हो गई है, इतने सारे True. ऑप्शंस हो गए हैं। सो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट। बट टाइम्स के साथ चलना पड़ता है, उसका स्ट्रेस भी मेकर्स पे ही आता है। सो हाँ, ये है, दिस इज द रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री करेंटली। बट यू नो हाल ही में करेंटली से याद है कि आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। रिसेंट में भी बहुत एक अभी केस हुआ, केतन एंड सिया का, हम्म। जो पूना वाला था। हम्म। देन लोकल में एक जन को चाकू मार दिया गया, ही इज यंग, 21 ईयर्स ओल्ड ओनली। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो करंट सिचुएशन हो रहे हैं, ये आप कैसे देखते हो? क्योंकि कहाँ पे सेफ है इंसान, कहाँ सेफ है? इवन ये तो एक अरेंज मैरिज थी जहां पर दोनों थे, दोनों अग्री किए। देन आपने स्टोरी भी सुनी होगी कि कैसे उन्हें नहीं जाना था। करेक्ट। तो ये सारी स्टोरीज हुई है, व्हाट डू हैव टू से, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक तो हर इंसान की फितरत अलग होती है, एवरी वन हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी।
इन जनरल जो मुझे लग रहा है आजकल हो रहा है, इट इज़ ईदर बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ स्ट्रेस जो पूरी दुनिया अपने ऊपर लेकर चल रही है, हाई प्रेशर एंड स्ट्रेस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है, आपको जो चाहिए वो आपको इंस्टेंटली चाहिए, मिल जाना चाहिए। उसकी वजह से क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है लोगों का ना टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है, पेशेंस एंड टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है, स्पेशली इन मेट्रोज एंड बिग सिटीज। ट्रू। उसकी वजह से दैट अफेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर। जब आपका टॉलरेंस ही कम होगा तो वो आपके बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो आप लॉन्ग टर्म चीजें देखोगे नहीं, आपको शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस चाहिए, एंड दैट इज व्हेन दीज काइंड ऑफ अगली इंसिडेंट्स हैपन। सो आई थिंक उसका सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो मुझे नहीं पता, बट इंडिविजुअली मैं यही बोल सकती हूँ कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो चीज़ आप एड्रेस नहीं करोगे, ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी पनपती हैं चीज़ें, ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स आते हैं जिनके कोर पे हमेशा आपका मेंटल हेल्थ ही होता है। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। वेल, हाल ही में बहुत सारे रियलिटी शो आ रहे हैं, कोई रियलिटी शो करने का आपका मन है? कोई ऑफर ही नहीं कर रहा है मुझे रियलिटी शो, कहो उनसे मुझे ऑफर करें, मैं करती हूँ रियलिटी शो। बट विच वन योर फेवरेट? सी फर्स्ट आई एम अ डांसर, मुझे डांस रियलिटी शोज इज द टॉप ऑफ माई लिस्ट, जो आजकल चल नहीं रहे। पहले झलक दिखला जा आता था, नच बलिए आता था, ऐसे शोज आते थे, अब बन नहीं रहे। तो अगर ऐसा कुछ है तो डांस रियलिटी शो इज माई फर्स्ट ऑप्शन। अदर देन दैट बिग बॉस इज ऑलवेज एन ऑप्शन यार। अब मन कर रहा है बिग बॉस करने का। कुछ सालों पहले तक लगता था कि नहीं, शायद आई विल नॉट बी एबल टू बी इन सच अ एनवायरमेंट, दुनिया से कट ऑफ होके इतने टाइम तक नहीं रह पाऊंगी, बट अब विद एज एंड विद मैच्योरिटी लग रहा है कि हाँ रह लूंगी यार, इट्स ओके। सो या बिग बॉस इज ऑन माय बकेट लिस्ट। सो ऐसा कोई शो अगर आएगा तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू से यस। लॉकअप भी आ रहा है, लॉकअप लॉकअप भी में बड़े अच्छे लगते कि दो किरदार गए हुए हैं, आपने देखा होगा राम कपूर और शिवांगी। जो कोई ऐसी बातचीत या फिर कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहो? किसके बारे में? राम कपूर या शिवांगी के, मतलब वो भी शिवांग एक उसी शो के हिस्सा रह चुके हैं। हाँ, आई एग्री। इसे शिवांगी से मेरी कभी कोई इंटरेक्शन हम्म। हुई नहीं है, आई डोंट नो। राम कपूर के साथ अब मैंने बड़े अच्छे लगते हैं, मैं थोड़ी सी देर के लिए काम किया था, तो राम कपूर के साथ आई इंटरेक्टेड विद हिम वंस और ट्वाइस, और उनके नेचर से मुझे सिर्फ इतना ही लगा था कि वो बहुत ही जॉली, आई डोंट केयर वाले नेचर के हैं। बट तब वो इससे डबल ट्रिपल साइज के हुआ करते थे, अब तो वो इतने दुबले हो गए हैं कि इट्स अमेजिंग द वे ही इज ट्रांसफॉर्म्ड। बट आई डोंट नो, मेरी इन दोनों एक्टर्स के साथ कोई खास इंटरेक्शन नहीं है, ना मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ, बट आई विश देम लक ऑन द शो। बट आपने देखा होगा कि अभी जो हाल ही में उन्होंने लॉकअप के उस पे एक बयान दिया कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी ना उनकी एकता कपूर के साथ, फिलहाल वो सारी चीजें शॉर्ट हो चुकी है। इवन एकता कपूर ने उन्हें बुलाया लॉकअप में, तो व्हाट यू हैव टू से? देखिए एकता मैम ना, शी हैज द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट, एंड वो चीजें भूलती नहीं है। उनका बड़प्पन है कि वो चीजें जाने देती हैं, बट वो चीजें भूलती नहीं है। शी ऑलवेज रिमेम्बर्स, इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। सो ऐसा नहीं है कि वो अपने दिल में कड़वाहट रखती है किसी के लिए, बट अगर उन्हें किसी की कोई चीज बुरी लग जाती है या हर्ट कर जाती है ना, तो वो उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा है, उस हर्ट को निकलने में बहुत देर लगती है, मनाना पड़ता है एकदम आपको। सो आई थिंक ये बस वही चीज है कि अंदर ऐसी कोई खटास नहीं है, बट मे बी शी वॉज हर्ट जब जो हुआ था उसकी वजह से। तो वो कहीं दिख जाता है उनके चेहरे पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा उनके अंदर बच्चा है, तो उनके अंदर जो इमोशन होता है ना, वो कितना भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उनके चेहरे पे और उनके जेस्चर्स में दिख जाता है। तो मेरे ख्याल से वही आप लोगों ने नोटिस किया ऑन स्टेज, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ओके। सो ऑफ कोर्स लास्टली आपके जो इतने प्यारे दर्शक है, फैंस है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले मैं आप सबसे बोलना चाहूंगी दैट आई लव यू, थैंक यू वेरी मच मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए फॉर सो मेनी ईयर्स। ऐसे ही मुझे इनकरेज करते रहें, मुझे अपना सपोर्ट देते रहें, और मैं आपको एंटरटेन करती रहूंगी जब तक भी कर सकती हूँ। थैंक यू।